हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। सदर ट्रंप चंद लम्हों बाद व्हाइट हाउस का चार्ट संभालेंगे। अमेरिका और दुनिया भर की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियों का इम्कान। कैपिटल हिल में दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात इकट्ठी हो गई। मोहसिन नकवी की भी वाशिंगटन में मौजूदगी की इत्तलात। पीटीआई दावों के बावजूद ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी से दूर। ट्रंप की जानिब से आज क्या ऐलानात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने की धमकी दे दी। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीटीआई से मुतल्लिक बड़े फैसले तय। डील ना करने पर 190 मिलियन पाउंड में सजा दी गई। बानी पीटीआई ने फिर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ आईपीपी से डॉलर मुआहदे खत्म। बिजली की तकसीम की नई पॉलिसी तैयार। दूसरी जानिब सेनेट काबीना कमेटी इजलास में पुराने सिलेबस ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट करने का इंकशाफ। सेनेटर अनोशे के सवालात पर एफपीएससी अफसरान लाजवाब। एलपीजी की गैर कानूनी स्टोरेज में 11 अफराद जा बहक। ये तमाम तफसीलात और कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाया। मुशर्रफ के करीबी साथी साबिक चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ ने अपनी किताब में क्लिंटन और चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की वॉशरूम में मुलाकात का तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज एक तारीखी दिन, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। क्लासरा साहब, ट्रंप जो हैं वो अपनी ओथ टेकिंग की तरफ जा रहे हैं और 47वें प्रेसिडेंट जो है वो बनने जा रहे हैं। सुपर पावर के दूसरी दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे रिलेटेड कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा हो रही हैं, जैसे कि ये कन्विक्टेड क्राइम जो है वो इनके खिलाफ बता दिया गया था, लेकिन उनको जेल नहीं हुई, लेकिन ये फिर भी जो है वो ओथ संभालने जा रहे हैं। इसको ना सिर्फ अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए आप कैसा देख रहे हैं? ये बड़ा आपने अहम सवाल किया कि 250 साल की इनकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है और वो उनको मतलब गिल्टी तो करार दिया गया, उनको सज़ा नहीं दी गई। तो लेकिन उनकी वो कहते हैं सीवी में उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आर्काइव्स में हर जगह पे अब वो चीज़ आ गया है कि जो प्रेसिडेंट यूएसए हैं तो ये मतलब कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा ठीक है अनाउंस नहीं की गई। बल्कि मैं उनको देख रहा था, हुसैन हकानी साहब का ट्वीट में पढ़ रहा था, वो कहते हैं बाज़ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे इस तरह का बंदा जो ये सज़ा दी हुई है जिसको फैलनी वगैरह की, तो वो वोट भी नहीं डाल सकता। सो देयर आर सर्टेन स्टेट्स एज वेल। अभी अमेरिकन हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में हम कहेंगे तो पहले इस तरह के प्रेसिडेंट हैं जो उनको बाकायदा उनके ओथ टेकिंग से एक हफ़्ता पहले, 8-10 दिन पहले उनको एक तरह का उसमें कह सकते मुजरिम पाया गया। अब ये चीज़ें पहले थर्ड वर्ल्ड में होती थी, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आम सी चीज़ थी। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अमेरिकन में उसकी रिसेंट हिस्ट्री की बात करूं, जितने हमने लिविंग प्रेसिडेंट में चले जाते हैं जो हमारी मेमोरी में है, उससे पहले चले हम नहीं जाते उसमें। मतलब कार्टर से शुरू हुआ, जिमी कार्टर देखें, रेगन देखें, जॉर्ज बुश देखें जो सीनियर थे, फिर उसके बाद बिल क्लिंटन देखें, फिर ऐसे उसके बाद आप इनको देख लें, बुश फिर आ गए, जूनियर आ गए, एक लंबी लिस्ट है, बराक ओबामा आए हूँ, और एक उसके बाद हमने देखा ट्रंप साहब हैं। ट्रंप की पहले भी हम देख रहे थे कि उनमें कोई सज़ा नहीं थी। अब अल्टीमेटली वहाँ पे भी ये कल्चर आना शुरू हो गया कि डेमोक्रेसी में वहाँ करप्शन, जो करप्ट लोग जो है ना, वो कोई ना कोई रास्ता बना के पॉपुलरिज्म नाम पे वो आ जाते होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान की मतलब हमारे लिए एक कॉमन सी बातें थी। मैं आपको मतलब नाम बताना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब थे, उनको कन्विक्शन हुई, उन पर भी केसेस थे। अच्छा, बाज़ ऐसे भी हैं जो सर्विंग में हैं, हमने देखा है। अभी अब मुझे याद पड़ता है शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो इन्होंने ये एंकर्स को बुलाया था, जर्नलिस्टों को बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एंड आई हैपन टू बी देयर एज वेल। मैं भी था और भी बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे मुझे याद है मैंने उनसे ना 3-4 सवालात किए थे, उनसे शहबाज शरीफ साहब से, और वही 3-4 सवालात ही काफ़ी हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था इसको अंदर नहीं बुलाना। इमरान खान साहब का भी ये हुआ था, पहली मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से, उनसे मैंने एक सवाल कर दिया था, 2-3 या 1-2 थे, उन्होंने भी कहा कि इसको नहीं बुलाना। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उस रिवायत को कंटिन्यू किया था। वो मैं सवाल वैसे बड़े इंटरेस्टिंग थे जो मैंने किया था, उसमें ये भी आ रहा होगा जो जिसकी बात आपने इनकी की है, ट्रंप साहब की है कि एक कन्विक्टेड बंदा जो है ही वो उस तक पहुँचे हैं, मैं उनकी प्रेसिडेंसी तक। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा था मैं कि जब आप इस वक्त एक एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर खड़े हैं और मुलाकात कर रहे हैं, आप तो अभी भी ज़मानत पे हैं,
ही वॉज ऑन बेल। इनको FIA का केस था, उसमें 16 बिलियन रुपीज़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इन पे भी था, और हमजा शहबाज शरीफ साहब पे भी था। दोनों जेल में भी रहे थे, बाप बेटा दोनों जेल गुजार के सीधे फिर प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला बन रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कैसा लगेगा मैं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त बेल पे, ज़मानत पे जो है ना, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, ये पूछ लिया था आपने? यस, आई आस्क्ड, उनसे पूछा मैंने, उनसे शहबाज शरीफ साहब सारे सुन रहे थे ये चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें अगर मैं टीवी पे बता रहा हूँ तो इट मीन्स कि मतलब पूछा था मैंने उनसे। नंबर 1 तो मैं कि कैसा आपको फील होता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़मानत पे है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस मैं के चार्जेस है, नंबर 1। और कल को मैं खुदा ना खास्ता आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाए तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस फिर जेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे उनका केजरीवाल का हो गया था। वहाँ पे हमने देखा वो भी जेल गुजार कर आए थे। अब ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में करप्शन, करप्ट लीडरशिप अब ना वो नॉर्म बनते जा रही है, लेकिन हम अमेरिकन जैसे मुल्कों में तवक्को नहीं मत करते थे। इंडिया में तो हमने देखा, इंडिया में वज़ीर आला साहब अभी हमने देखा केजरीवाल साहब थे, हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब के थे, वो तो नेक्स्ट लेवल की उनकी जमहूरियत की मिसाल बनती है इंडियंस की। सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उनका न्यू दिल्ली का, वो जेल में बैठा हुआ है और उन पे अच्छे खासे सीरियस इल्जाम हैं कि लिकर का ये उसका लाइसेंस लेने के लिए पैसे मांग रहे थे पार्टी से। नंबर 1 मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा। दूसरी बात मैंने कहा कि आपकी पार्टी में मैं इक़्तिदार में आने लगे तो आप अपने ख़ानदान से बाहर नहीं जाते, या मैं कि माजी में हमने देखा कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो आप जो भाई हैं वज़ीर आला थे, अब थोड़ा सा मौका निकला था तो अब आप मैं अब्बा हजूर जो है वो वज़ीर आज़म है और बेटा हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला है, तो अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलना होता। ये आपकी वो है उस पर ये मतलब उस प्रेफरेंस है, या इसको आप इसको जमहूरियत कहते हैं। तीसरी बात मैंने की थी जनाब, ये सुनने में आ रहा है कि आपने फिर आते ही अपने जो घर जो हैं रेमंड हो या इधर मॉडल टाउन वगैरह पहले होते थे, उनको आते ही आपने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि वज़ीर आला मतलब हाउस होगा या वज़ीर आज़म हाउस होगा, जिसके सारे अखराजात जो है ना फिर स्टेट उठाती है, फिर ये टैक्स पेयर उठाते हैं। ये 3 सवाल आते हैं। एंड वेरी नाइस ऑफ हिम शहबाज शरीफ साहब का कि वो गुस्से में नहीं है, उन्होंने बड़ा उन्हें तहम्मुल से मुझे इन तीनों का उन्होंने जवाब दिया और बताया भी सही, उन तीनों का एक एक करके जवाब दिया। सो कहने का मतलब ये था, अब उस हम सेटिस्फाई हुए ना हुए, बहरहाल उन्होंने एक अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने हिसाब से जवाब दिए थे इनको तीनों को। नो कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। हाँ। जरदारी साहब जो हैं वो सदर बने, उन पे भी यही थे। गिलानी साहब बने, वो भी उसी वक्त उन पे भी चल रहे थे केसेस जो हैं ऐसे, मतलब राजा परवेश साहब पे थे, फिर इसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब जेल से होकर रहे थे। सो पाकिस्तान इंडिया में तो एक तरह के नॉर्मल एक है, और वो भी केजरीवाल की वजह से। लेकिन अब हमें खुशी, थोड़ी सी कमीनी खुशी हुई है। अच्छा, कमीनी खुशी होगी ना कि मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में भी अब ये रिवायत जो है ना, जहाँ स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे हमेशा से, वहाँ तो इतने हाई थे कि जब ये रेस शुरू होती थी ये प्रेसिडेंट बनने की, अगर आपको याद हो तो उस वक्त पता चलता ना ABCD कुछ मतलब 15-20 लोग आ जाते थे हर पार्टी में से, मतलब मिला मिलू के जो है कि डिबेट्स होनी है तो उनकी वोटिंग होनी है कि कौन नॉमिनेशन की जो स्टेजेस होती हैं उनकी, तो किसी का पता चलता था इसने कोई सिगरेट का सूटा भी लगा लिया है ना, कोई कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, या कोई इस तरह की 2-4 और चीज़ें जो गैर अखलाकी समझी जाती थी, उसको दौड़ से निकलना पड़ जाता था कि भाई साहब ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए। मतलब बिल क्लिंटन साहब जो हैं, अब हमारे हिसाब से उन्होंने एक छोटा सा एक बेजरार सा झूठ बोल दिया। मतलब हमारे हिसाब से तो हम तो यहाँ पे हैप्चुअल हैं, मतलब पाकिस्तानी स्टाइल में तो हैप्चुअल है, झूठ बोलना हमारी आदत है। इट हैज नथिंग टू डू विद कि आप सच बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे तो कुछ सजा हो, ना, इट्स ए हैबिट। सॉरी टू कट यू क्लासा साहब, अनवर इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं DC से, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनवर साहब। बड़ा तारीखी दिन है, हम भी देख रहे थे हल्फ बर्दारी तकरीब जो है वो जारी थी, उस हवाले से कोई तफसीलात हैं तो बताइएगा। आगे हम आपसे ज़रूर डिटेल में ये भी पूछेंगे कि ये इस आने वाले दौर को जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन पहले हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से कुछ तफसीलात बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है जो कि ज़ाहिर सारी दुनिया को अभी बात पता है, जिससे गुफ्तगू हो रही कि सारा प्रोग्राम जो तो वो कहते हैं ना कि मैन वो के एक तरफ जो कुदरती जो माहौल है, जो नेचर है, उससे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जो आप कहना चाह रहे हैं वो वही कहने लगा था, पर मैंने कहा कि अंग्रेजी में क्या कहूँ, उर्दू में सोचता रहा कि नहीं जुमला नहीं आया जहन में। तो ये मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। तो वो मौसम की वजह से सारी तकरीबात जो हैं वो बिल्कुल ही 10% भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ।
बस जो 2.5 लाख लोगों को टिकट, 2,10,000 लोगों को टिकट इशू हुए थे, वो बेचारे इधर उधर डीसी की गलियों में फिर रहे हैं, क्योंकि परेड भी नहीं हो रही है। इस वक्त जो है 11F यानी -15 है, और उन्होंने वार्निंग इशू की है कि अगर आप सड़कों पर फिरेंगे तो आप हाइपोथर्मिया से बेहोश होकर गिर सकते हैं और जान भी जा सकती है, तो आप बाहर न फिरें, घरों में जाएं। तो उसकी वजह से, लेकिन मैं आपके अनवर भाई बात काट रहा हूँ, वो जिन लोगों से पैसे लिए गए थे $40,000 $50,000 की बात हो रही थी, तो उनको रियम्बर्स नहीं होंगे कि जनाब कि आप नहीं, वो तो पार्टी फंड में चले जाएंगे। अच्छा, चलो अच्छी खासी अमाउंट है। उन्होंने रिपब्लिकन से उन्होंने ठीक है, आपने पार्टी को फंड दे दिया, पार्टी उसको इस्तेमाल करेगी, उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, हो गए। और वो जाहिर है उनको चाहिए भी नहीं पैसे वापस, जो ज्यादा पैसे देने वाले हैं वो हैं जो इन रिटर्न पॉलिटिकल फेवर्स मांगते हैं, उनको पॉलिटिकल फेवर्स मिलेंगे। सही। ये बताइएगा अनवर साहब, अभी जाहिर ओथ के बाद जो है वो एक तकरीर देंगे सदर साहब, तो कोई ऐसी अर्जेंट चीजें हैं जो लोग एक्सपेक्ट करें कि ये तो जरूर इस तकरीर में शामिल होंगी और इसकी अनाउंसमेंट जो है। अच्छा, इससे पहले आप अगर अनवर भाई, इससे पहले इनके सवाल का जवाब भी बड़ा अहम है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो चलो इतनी सारी उन्होंने 2 लाख या वटेवर बंदे को उन्होंने वो जारी किए थे इन्विटेशन कार्ड पैसे लेके, तो जो अंदर पहुंचे हुए हैं वो फ्री वाले हैं या उनमें से भी पेमेंट करके पहुंचे हुए हैं कार्ड में जो हमें आ रहे हैं? ज्यादातर फ्री वाले हैं ना, क्योंकि वो ज्यादा उसमें ये होता है कि कांग्रेस को अकोमोडेट करना जरूरी होता है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा तादाद उनकी होगी, 540 मेंबर हैं कांग्रेस के, 750 की मेजॉरिटी, 720 की, उसमें तो कांग्रेस डोमिनेट कर रहा है, वो पैसे नहीं देते। सेनेट है, कांग्रेस है, फिर कोर्ट वाले हैं, फिर चर्च वाले हैं, फिर फौजी हैं। तो हमारे वजीर दाखिला साहब की बात हो रही थी कि वो भी मौजूद है, अभी मैं सुन रहा था टीवी पे। मौजूद है, बिल्कुल नहीं मौजूद। अच्छा, खबर वो ठीक नहीं है। अच्छा, बताया जा रहा था पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है वहाँ पे नए गए हैं, वो भी मौजूद हैं, तो उनको इन्विटेशन हो गया, उन्होंने पैसे दिए होंगे? वो तो मौजूद थे। वो एक एन्क्लेव होता है ना, जिसमें सारे मुल्कों के सफीर होते हैं, पाकिस्तान के सफीर भी थे। अच्छा, उनको बुलाया जाता है, उनको कम्प्लीमेंट्री होता है, उनको पैसे नहीं देने पड़ते? नहीं, उनको पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा, हम तो सुनते थे अमेरिका में, वाकई मतलब ये तो बड़ा सख्त उनका स्टाइल, वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन अमेरिकन डिक्शनरी, तो वहां तो लगता है हर शय के पैसे देने पड़ते हैं। डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेट तो, लेकिन आप वो टैक्स भी नहीं लेते, बल्कि हमारे यहाँ तो अब नहीं रहा, किसी जमाने में ये रिवाज भी था कि लोग डिप्लोमेट के कार्ड पे शराब खरीदते थे कि उस पर बहुत सस्ती पड़ती है, $100 की शराब $30 में मिल जाती थी। तो डिप्लोमेट को किसी चीज के पैसे देने नहीं पड़ते। चलो सर जी, मैं बस यही पूछ रही थी अनवर साहब के, अब जो तकरीर होगी और जाहिर है इनको कहा जाता है कि रवायती सदर नहीं होंगे, तो कोई ऐसी गैर रवायती चीजें या ऐसी कोई अर्जेंट चीजें जो हमें लगता है कि ये जरूर एड्रेस करेंगे ट्रम्प? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया उसी पे मैं बोलने वाला था, लेकिन क्लासर साहब की हम सब इज्जत करते हैं, तो फिर उनके सवाल नहीं, सॉरी, मैंने कहा को रेलेवेंट थोड़ा सा बन रहा था, मैं कि फिर ताकि एक ही दफा, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं अपॉलॉजीज सर। बहुत अच्छा किया, नहीं बहुत अच्छा किया आपने। बात सारी ये है कि इस वक्त तो सारी बात, सबकी तवज्जो एक चीज पे मरकूज है, और वो है डिपोटेशन, क्योंकि उनके जो तरफदार हैं, जो सब हामी हैं, जो सपोर्टर हैं ट्रम्प के, उनको इस बात की उम्मीद है कि उन्होंने वादा किया था कि सारे गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करेंगे। तो वो अभी देखिए, अपनी तकरीर में उन्होंने भी कहा कि हम अपने मुल्क को डिफेंड करने का वादा करते हैं, लेकिन अंदरूनी सरहद को डिफेंड नहीं कर सकते। तो वो तो कहा यह जा रहा है कि वो आते ही आज शाम से शुरू करेंगे और 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तैयार हैं, साइन करेंगे, और उसमें ज्यादातर का ताल्लुक डिपोटेशन से होगा। मुख्तलिफ शहरों से पकड़ के लोगों को जबरदस्ती यहाँ से मुल्क से वापस भेजेंगे, और उसमें ज्यादा तादाद जो है लैटिन अमेरिका के लोगों की है। तो अब देखने की बात है कि वो क्या करेंगे। ये भी बात सही है कि 11 मिलियन से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन है, लेकिन ये बात भी सही है कि उनके बगैर काम भी नहीं चलता। जो छोटा बिजनेस है, जो एग्रीकल्चर का शोबा है, ये सारे काम जो है यही लोग करते हैं, जो अमरीकी ये काम नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि किस हद तक, कहाँ तक इस डिपोटेशन करेंगे, किस हद तक इमिग्रेशन रोकेंगे, उसका अमरीकी मईशत पे क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमें तो पाकिस्तान से आपको बैठे हुए नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तानियों का मसला नहीं, पाकिस्तानी तो अमेरिका में कुल 7 लाख के करीब है, लेकिन जो लैटिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला है, अमेरिका की मईशत के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, वो कह रहे हैं कि सारे बिजनेसेस यहाँ लाएंगे, तो जब, और खुद इन्होंने कहा कि उससे कीमतें बढ़ेंगी, तो कीमतें तो बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो कार इस वक्त 30-32 हज़ार की मिलती है, अगर आप अमेरिका में बनाएंगे उसके पुर्जे, तो वो कार 50 हज़ार की बन जाएगी। तो क्या अमेरिकी इतने पैसे देने को तैयार होंगे?
बड़ी ही दिलचस्प, इनके जो 4 साल होंगे बहुत दिलचस्प होंगे। आपने देखा कि उन्होंने जबरदस्ती धमकी से मिडिल ईस्ट में पीस करवा दिया, तो उनका ये एटीट्यूड भी होगा, वो यूक्रेन में वॉर भी रुकवाएंगे। यानी एक बहुत ही मेरा ख्याल है गर्मा गर्म और पुरजोश किस्म के 4 साल हों। लेकिन हमारे इमरान खान साहब को भी रिहा करेंगे ट्रंप साहब? आपने कहा गजा में बंद भी कराई, यूक्रेन भी करा लिया, डिपोर्ट भी करा दिए, 200 आप बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी देख रहा था तो उन्होंने कोई 100 के करीब वो बता रहे थे कि ऑर्डर्स जो हैं वो तैयार हैं। तो हमारे खान साहब भी हैं कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे इतनी लॉबिंग हुई है, इतनी मतलब है उन्होंने वहाँ पर। हमारे यहाँ एक बात है कि देखिए हमारा मुल्क है और हमें से बहुत मोहब्बत है, तो हमें लगता है कि दुनिया का अहम तरीन मुल्क हमारा मुल्क है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है वॉशिंगटन में। लेकिन आप साथ ये भी कह दूं कि सदर ट्रंप के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उनसे जो आखिरी बंदा मिलने वाला होता है उसकी बात वो मान लेते हैं, उससे पहले जो बात होती है उसका असर ज़ाहिर हो जाता है। तो और वो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अक्सर स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन और इनके एडवाइस नहीं मानते और अपने ट्वीट के जरिए हुक्म जारी कर देते हैं। तो जो पीटीआई को तवक्को है वो यही है कि चूंकि उनकी लॉबिंग मौजूद है, यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की पहुंच बहुत होती है, तो अगर किसी वीक मोमेंट पे सदर ट्रंप को पकड़ लें और उनसे कहलवा लें तो ये कह भी सकते हैं, मगर बज़ाहिर तो नजर आता है कि जख्म पाकिस्तान पे कोई बात नहीं होगी। अच्छा सर, अभी हम देख रहे थे, बल्कि मेरी इनसे रबिया से भी बात हो रही, दफ्तर में बैठे लाइव ट्रांसमिशन देख रहे थे, उनकी ओथ टेकिंग की जो सेरेमनी हो रही थी इनकी ट्रंप साहब की, तो उसमें वो बता रहे थे बिल क्लिंटन साहब भी हैं, हिलरी क्लिंटन साहबा भी हैं, वो उसमें ओबामा साहब भी हैं, बुश साहब भी हैं, 3 मतलब है एक तरह के ये कह सकते हैं फार्मर वहाँ मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ में जो बाइडेन साहब भी थे, कमला हैरिस साहबा भी थी। इतनी ज़्यादा वहाँ बिटरनेस रही है, बड़े पर्सनल अटैक्स हुए हैं, एक दूसरे पे घुसून मारे हैं उन्होंने, दूसरे लफ्ज़ों में ज़बानी सही। हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक दूसरे की सेरेमनी में ओथ टेकिंग में नहीं जाते, ना इमरान खान साहब किसी को जाने देते, ना खुद जाते, ना वो इनके सेरेमनी में आते हैं, कोई नवाज शरीफ साहब जाएंगे। तो ये किस तरह वहाँ मुमकिन होता है कि इतनी सारी मतलब पोलराइजेशन के बाद इतनी सारी हेट, इतनी ट्रोलिंग, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कहा हुआ है उन्हें ट्रंप साहब ने इनके बारे में, तो फिर भी दे हैपेंस टू बी देयर। वेस्टर्न कल्चर में कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत होती है, आपने खुद देखा है, यहाँ आते रहते हैं, पिछले दिनों भी आप आए हुए थे। तो बात यह है कि उसमें आपने देखा होगा कि लड़ते हैं और बिल्कुल संजीदगी से लड़ते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। मैंने देखा है जब इलेक्शन के दौरान गुफ्तगू होती थी और लगता था एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन उसके बाद जब वो खत्म होती थी मीटिंग, तो उसका कहा है जो व्हाट्स योर प्लान। अच्छा, जो साहब फरमाते थे कि यार ये शाम हो गई यार, बार में चलते हैं, चलो बार में। वही दोनों जो लड़ रहे थे यार, कितने अच्छे लोग हैं, ड्रिंक शेयर करते अनवर भाई, कितने अच्छे लोग हैं, मतलब दे आर नाइस पीपल, आई लाइक इट। कल्चर है कि कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि भाई ये दुश्मनी है, ये नहीं कहते कि दोस्ती हो गई है, ये दुश्मनी है, लेकिन ये साथी दुश्मनी है और ये हमारे ताल्लुकात हैं, ये इस तरह कर दिया उन्होंने। ये भी देखा होगा कि बहुत दोस्ती होती है, लेकिन जब बिजनेस डील करने आते हैं तो आपने देखा कि साहब अपने जो करीब तरीन दोस्त होता है उससे भी कहते हैं नहीं भाई वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें मुझे मुनाफा नहीं हो रहा था तो मैं नहीं सकता, मैं इतना % ही मुनाफा लूंगा, तो उसमें भी वो नहीं सुनते। तो यहाँ लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करके गुजारते हैं। आपको क्या लगता है सर कि पिछली दफ़ा तो कहते थे ट्रंप साहब कि मैं हिलरी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करूंगा, जो बाइडेन का भी कहते थे, इनके बेटे हंटर को अगरचे उन्होंने पार्डन वगैरह दे दी है, उन्होंने अपनी फैमिली का भी खबर आ रही थी, कुछ और भी फैमिली के लोगों को जो बाइडेन साहब ने कि उनको पार्डन दिया है। इस दफ़ा तो जो बाइडेन साहब ने बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज में मेरा ख्याल आखिरी दिन अपने गुजारे हैं अपने प्रेसिडेंसी में, तो कोई लगता है कि कोई विच हंटिंग होगी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बंदे फड़ो जेल में डालो, केसेस बनाओ, कि उधर के भी चांसेस हैं इस दफा सर? यही तो खौफ है सर ट्रंप से, जिसकी वजह से उसने सारे ऑर्डर्स जारी किए हैं, उन्होंने किए हैं बाइडेन ने, क्योंकि उनका ख्याल है कि सदर ट्रंप विच हंटिंग करेंगे। अब करें या ना करें ये तो वक्त बताएगा। आप देखें कि वो जो प्रीस्ट ने जो दुआ पढ़ी उसमें भी ये कहा, जैसा आपने कहा हमारे यहाँ दस्तूर रही है कि हम जो है रहमदिली का और शफकत का मुजाहरा करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये रिवायत चलेगी। तो इवन प्रीस्ट को भी ये कहना पड़ा। आप देखें कि पोप ने भी उनसे अपील की कि रहमदिली का मुजाहरा करें, तो लोगों का ख्याल ये है कि शायद रहमदिली ना करें और शायद भी छंटिंग हो, लोग डर रहे हैं।
बिल्कुल। मसला ये कि अगर वो ट्रम्प साहब रहम दिली दिखाते हैं तो लाखों ये करोड़ों वोटर उनका सर वो खराब होता है। वो तो रहम दिली के मूड में नहीं होता वोटर, वो तो इसलिए वोट डाल रहा होता है पॉपुलरिज्म के नाम पे कि आप आएंगे और सबको बाद लम्हा डाल देंगे आप। हाँ, लेकिन उन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़ा था ट्रम्प ने? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बहुत सारी चीजों से बैकआउट हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं चीजें? ऐसे नहीं होंगे, लेकिन हालात रिवर्स करवाएंगे। मसलन ये होगा क्या, जब आप डिपोर्टेशन शुरू करेंगे तो और जब आप ये सख्तियां शुरू करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो कीमतें आगे बढ़ेंगी। छोटे छोटे बिजनेसेस कोविड-19 में कहते हैं कि वॉशिंगटन और उसके इर्द गिर्द 20,000 छोटे बिजनेसेस बंद हो गए थे। अच्छा। तो जब वो बंद होने शुरू होंगे धड़ाधड़, गैस स्टेशन और रेस्टोरेंट और दुकानें जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो कि फुल तनख्वाह दें और फुल मेडिकल बेनिफिट दें, तो इसलिए वो रखते हैं गैर कानूनी लोगों को, तो उनको फुल बेनिफिट नहीं देने पड़ते। तो वो जब बंद होना शुरू होंगे तो फिर इनको भी अपनी नजरसानी करनी पड़ेगी। बहुत कुछ सर बड़ा फर्क होता है, जो वो कहते हैं ना कप और आपके मुंह के बीच बड़ा फासला होता है। कप मुंह से तक ले जाते चाय गिर भी जाती है। तो ये सर तो आपने बड़ी अहम बात की है, आपने बड़ी अहम बात की है कि इमिग्रेंट्स क्योंकि चीप लेबर मिलती है, सस्ती चीज़ है, इतने राइट्स नहीं होते, लेबर लॉज नहीं है, बोनसेज नहीं है, हेल्थ केयर बला बला सारी चीज़ें, तो इसलिए वो उनको ये बिग बिजनेसमैन जो हैं या इवन एवरेज मिडल वाले इनको ज़रूरत रहती है इस तरह के लोगों की, और 1.25 करोड़ के करीब लोग हैं। आपको अगर ये अंदाज़ा हो रहा है कि इससे महंगाई बढ़ेगी क्योंकि लोकल फिर वर्कर आएगा, वो तो ज़्यादा पैसे मांगे, वो तो फिर आपके $5-6 पर आवर पे काम नहीं करेगा। मैं आपको जरा 1 मिनट रोकूं जी। आप आते हैं यहाँ, आप वो जिन बिजनेसेस की मैं बात करूं, वहाँ आप जाते भी हैं, खाते भी हैं। आप ये बताइए कि वो बिजनेसेस जहाँ आपने मेरे साथ भी एक दफा डिनर किया है, वो बेचारे $25 फी घंटा के हिसाब से और फुल हेल्थ बेनिफिट दे के अफोर्ड कर सकते हैं रखना। मैं वही कह रहा था, तो इस पे जो बड़े बिग बिजनेसमैन हैं वो नहीं इस पे एजिटेट कर रहे, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया कि जनाब आप इस तरीके के लोगों को निकालेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे बिजनेसेस हाल्ट होंगे, महंगी होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी। ये रिएक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। मसलन एक ऐलान उन्होंने किया कि हम बिजली जो है उनको बिजली की कारें जो हैं उसके बारे में जो इनकरेज करने के जो ऑर्डर्स हैं उनको मैं कैंसिल कर दूंगा। जो उसको कैंसिल करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तो इलॉन मस्क को होगा, उसको कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे? तो मतलब ये सारे इलेक्शन के नारे थे, आप कह रहे हैं उन्होंने जस्ट पॉपुलरिज्म था? नहीं थे, ये खुद भी बिलीव करते हैं इन चीजों पर और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा फर्क होता है इम्प्लीमेंट करने में और वादा करने में। इनका पूरा ये ट्रम्प इन बातों पर बिलीव करते हैं। वो जिस जगह से उठ के आए बेसिकली वो हैं ठेकेदार हैं, ठेकेदारों का ये एटीट्यूड होता है, वो बहुत जो होते हैं इमिग्रेंट्स वगैरह के बड़े खिलाफ होते हैं। पाकिस्तान में भी देख लें, ठेकेदार अगर अपना कोई ठेका लेता है तो अपने गांव के और अपनी बिरादरी के लोगों को ही लगाता है, तो इनकी भी वही मेंटेलिटी है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो मसला हो जाता है ना। उन्होंने 2 अपने संपत्ति तो लगा दिए हैं मेरा ख्याल है, एक को मिडल ईस्ट में, एक फ्रांस में, पोजीशन तो दे दिया पाकिस्तानी स्टाइल में। उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को जैसे यहाँ पे लगाना तो आसान है, लेकिन लोगों को निकालना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा सर, ये जो आज एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने अभी जारी करने हैं, तो इसमें जो 6 जनवरी वाले 2020 वाले जो उसमें थे, अब याद हो कैपिटल हिल में जो लोग पकड़े गए थे, राइट्स वगैरह हुए थे, जेल हुई थी, उनका भी आ रहा है मैं माफ कर दूंगा। तो माफी उनको आज मिलेगी या कुछ दिन बाद मिलेगी सर? अभी तो फौरन नहीं मिलेगी, लेकिन कर देंगे वो आराम से। बहुत शुक्रिया, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। मेरा ख्याल है वेरी एक्साइटिंग टाइम्स वहाँ यूएसए के लिए भी और हमारे लिए भी, तो बड़ी बड़ी खबरें निकलने वाली हैं, तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनवर इकबाल साहब, बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया जो ट्रम्प की हल्फबर्दारी और फिर उसके बाद आने वाला दौर जो है वो ट्रम्प का कैसा होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रम्प की वोट टेकिंग के हवाले से, और उसमें हमने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि इमरान खान के लिए भी कोई रिलीफ होगा कि नहीं होगा। एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है नसीम अशरफ साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं पीसीबी के और काफ़ी करीबी समझे जाते हैं मुशर्रफ के। उन्होंने अपनी किताब में कहा है, रिंग साइड उनकी किताब का नाम है, और उन्होंने कहा है कि क्लिंटन और चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की वॉशरूम में एक मुलाकात हुई और बड़े अहम इंकशाफात हुए वहाँ पे। ये बड़ी जो बुक आ रही है बड़ी अहम किताब होगी डेफिनेटली तौर पर। ये डॉक्टर नसीम अशरफ साहब जो हैं, ये उसमें अमेरिकन हैं और पाकिस्तान में आए थे और बड़े अरसा इन्होंने जिन्ना मुशर्रफ साहब के साथ काम किया, उनके बड़े दोस्त थे। और
उनको जो बड़ी पोजीशन दी गई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना हमेशा से एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल ब्राइब के हैं, पॉलिटिकल पोजीशन के हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आकर लग गए हैं इसके क्रिकेट बोर्ड के रोमांस में, ग्लैमर में, पैसे में, और मतलब खिलाड़ियों के साथ एक हाई प्रोफाइल, क्योंकि पाकिस्तान जो आपको पता है इट्स क्रिकेट क्रेजी कंट्री, इंडिया हो पाकिस्तान हो, तो यहाँ पे इवन वजीर आजम से ज़्यादा किसी का ग्लैमराइज किसी को किया जाता है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े ओहदों से, तो वो आपका क्रिकेट बोर्ड का वो चेयरमैन है। सो बड़े बड़े लोग, मैं नाम लेना शुरू करूँ जिनको हम जानते नहीं थे, क्योंकि वो दोस्त थे वजीर आजम के, किसी भी वजीर आजम के, जैसे उन्होंने उठा के लगा दिया जन्म मुशर्रफ साहब ने इनको। अच्छा, इनसे पहले जो हैं वो हमेशा प्रोफेशनल लोग लगते थे। अच्छा। इसके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के, कोई ना कोई क्रिकेट से, कोई चीज़ों से कोई ताल्लुक होते थे। मतलब हफीज़ कारदार जैसे बंदे जो हैं वो इसके चेयरमैन है, डॉक्टर जफरताब साहब जैसे बंदे जो हैं वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे, वेरी अनरेबल, जिनको गेम का भी पता था, चीज़ों को भी पता था, सेक्रेटरी बोर्ड रहे। उनके बाद किन लोगों ने आना शुरू किया, उसके बाद ये आगे डॉक्टर नसीम अशरफ साहब आ गए, फिर एक ना मुजीबुर रहमान साहब थे, सैफुर-रहमान के भाई थे, ये जो इनके फैमिली बिजनेस पार्टनर रहे, नवाज शरीफ साहब के, फिर एक लंबी लाइन अभी देख लें, मोहसिन नकवी साहब जिनका ऐसे क्रिकेट से तल्लुक नहीं, पीछे चले जाएं तो अब आपको और बहुत सारे लोग हैं जिनका क्रिकेट से मतलब एक उसका लंबी लिस्ट है जो आपको मिलती है। जस्ट एक शौक में कोई सदर जरदारी साहब का दोस्त था, तो कोई नवाज शरीफ साहब के कोई फैमिली फ्रेंड थे, कोई रात के खाने पे उठते बैठते थे तो उन्होंने जनाब फरमाइश की, बल्कि वो भी लगे थे, जनरल तकीर जिया साहब, कोर कमांडर का क्या काम है, वो भी लग गए थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और बड़े अरसे तक लगे रहे उन्होंने कि जनाब के पूरा मुल्क भी ठीक करने, हमने क्रिकेट भी आपको ठीक करने। हाँ। तो जर्नैल भी उसमें शामिल थे, तो तमाम लोगों को ये बांटा गया था, बड़े बड़े अहम लोग, उसमें ये भी थे, उसमें नसीम, ये अशरफ साहब भी थे। अब इनके दौर में दो चार चीज़ें हुई थी। एक तो ये है कि ये उसका नेशनल एक जो ह्यूमन और रिसोर्स डेवलपमेंट जो इनका प्रोग्राम था उसके भी ये चेयरमैन रहे। इनकी जो वजह शोहरत थी कि इन्होंने बहुत सारी फंडिंग जो है ना वहाँ से इकट्ठी की थी, वहाँ से मतलब डोनेशंस लेकर आए थे कि इन ओवरसीज पाकिस्तानी से, और मुशर्रफ साहब को वहाँ की, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी मुशर्रफ साहब को, एक जब भी मिलिट्री डिक्टेटर आता है उसको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अमेरिका में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, कांग्रेस में, मीडिया में, लोगों में, सो इस तरह के लोग उन्हें चाहिए होते हैं। उसमें नसीम हसन, सॉरी ये होगा नसीम अशरफ साहब जैसे बंदे हर एक को वहाँ पे चाहिए थे। इमरान खान साहब को भी चाहिए थे, नवाज शरीफ साहब को भी, और जना मुशर्रफ को भी, जो इनकी लॉबिंग भी करें और इनको अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस भी करवाएं, इनके मफादात जो सियासी वट एवर हों तहफ़्फ़ुज़ करते रहें। सो वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे आगे बहुत सारी और चीज़ें की। अब उन्होंने किताब लिखी है। अब इस किताब में जो दो चार नई चीज़ें वो इंटरेस्टिंग हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जनाब के बिल क्लिंटन ने उनसे नवाज शरीफ साहब की जान बख्शी के लिए जना मुशर्रफ को कहा था कि आप इसको ये फांसी नहीं लगाएंगे। ये चीज़ें पहले भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, बल्कि जब आ रहे थे इसमें नई चीज़ कुछ और है जो मैं ना उस पर आता हूँ। नई चीज़ क्या है, विच चीज़ मतलब वेरी उस पर शॉकिंग भी है थोड़ी सी जो इन्होंने बताई है, वो है उसमें ये बिल क्लिंटन की और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, उनका नाम था जस्टिस ये इरशाद हसन खान, उनकी एक मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात कहाँ पे हुई थी? वॉशरूम में थी। सो उस पे मैं आता हूँ कि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स अ न्यू पार्ट ऑफ द डील। ये नई चीज़ है। पुरानी चीज़ क्या थी? जब बिल क्लिंटन आ रहे थे यहाँ पे, जना मुशर्रफ, ये मार्च 2000 की बात, उन्होंने जाना इंडिया था, तो इन्होंने दरमियान में कहानी डाल दी। इन्होंने अपने दोस्तों के जरिए, मुश्तरका के जरिए, बिल क्लिंटन के पाकिस्तानी वहाँ पे दोस्त थे, कि जनाब इनको कहें 4-5 घंटे हमारे लिए रोक लें, अगर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है और उसको आके मिलता है इससे जना मुशर्रफ से, तो आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, आपकी वैलिडेशन हो जाएगी, एंडोर्समेंट हो जाएगी कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री और इनको मार्शल लॉ पे कोई एतराज नहीं अमेरिका को। और वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं, ज़हन में रखिएगा, जो दुनिया भर में इस तरह के मार्शल लॉ की वो करते, अपोज करते हैं। यूजली जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं ना, पहले माजी में वो कहा जाता है, वो उसमें रिपब्लिकन के दौर में लगे थे। सो ये पहली दफ़ा देख रहे थे कि उसमें टेक ओवर जो हुआ डेमोक्रेट के दौर में हो रहा था, और उन पर अच्छी खासी तनकीद आ रही थी, उन पे डेमोक्रेट्स पे। सो उन्होंने आना था, इन्होंने मिन्नत तरले की, तो उन्होंने 2-3 शराइत रखी। अच्छा, बिल क्लिंटन ने यस कि मैं फिर आऊँगा, तो अगर ये मतलब 1, 2, 3, 4 चीज़ें आप करेंगे, जो कि इनके पास कोई ऑप्शन है। जनाब मुशर्रफ साहब की क्या थी कि वो जनाब ना मानते, उनको तो किसी कीमत पे चाहिए था कि बिल क्लिंटन साहब आए, तशरीफ लाएं। एक तो उन्होंने कहा जनाब जब मैं आऊँगा वहाँ पे पाकिस्तान 4-5 घंटे रुकूंगा, नंबर 1 अगर उसमें मैं पाकिस्तानी कौम से मैं खिताब करना चाहता हूँ। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को याद होगा, मैंने खुद सुना हुआ है कि पीटीवी पे, उस वक्त पीटीवी था, तो इसका बिल क्लिंटन का ये बाकायदा 10-15 मिनट का मेरा ख्याल खिताब चला था। उन्होंने पाकिस्तानी कौम से खिताब भी किया था उन्होंने, क्लिंटन साहब ने, और बहुत सारी समझदाराना बातें की थी जो हमें मतलब समझदाराना की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, कि दोस्ती तल्लुकात कितनी अहम है नेबर के साथ। तो लेकिन उस वक्त भी, आज से 24 साल पहले भी हमारे इंडिया से तल्लुकात ख़राब थे जब बिल क्लिंटन स्पीच कर रहे थे। जब इस वक्त ये 24 साल बाद
आज मैं बात कर रहा हूँ फिर भी तल्लुकात उतने ही खराब हैं। तो ये हमने एडवाइस ली थी, जो बिल क्लिंटन समझाया था कि इंसान बने आप, दोनों मुल्क जो हैं अच्छे हमसाए बन के रहें, अपने वसाइल जंगों पे ना लगाएं, आप ह्यूमन रिसोर्स पे लगाएं। खैर नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा आपको जब मैं आपसे हैंड शेक करूंगा तो आप उस वक्त कैमरे नहीं होंगे, मेरी कोई तस्वीर नहीं ली जाएगी, कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी, ना किसी अखबार को रिलीज होगी। ये भी बिल क्लिंटन की दूसरी उनकी डिमांड थी कि यस रीजन कि दुनिया को ये पता ना चले अगले दिन अखबारात में छपे कि बिल क्लिंटन इतना बड़ा प्रेसिडेंट यूएस है, एक मिलिट्री डिक्टेटर है जिसने प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत उसे हाथ मिला रहे, लिहाजा मेरे क्रेडेंशियल खराब होंगे। ये दूसरी शर्त थी। तो तीसरी ये थी कि उसामा बिन लादेन जो है उस वक्त वहाँ पे अफगानिस्तान में था, तालिबान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, तो आप उनको उसामा बिन लादेन जो है वो भी अमेरिका को आप एक्स्ट्राडाइट करवा के दें। ये तीसरी थी। तो चौथी जो उसमें रखी थी वो नवाज शरीफ साहब थे। अच्छा, कि नवाज शरीफ साहब जो है क्योंकि बिल क्लिंटन के साथ बड़ा अच्छा तल्लुकात था, 98 में ये गए भी थे वहाँ पे अमेरिका और बड़ा अच्छी रिसेप्शन दी थी, अच्छे तल्लुकात इनके बन गए थे। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये चारों चीज़ें नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड इंक्लूडिंग उन्होंने की और चारों बातें मानी गई जो उन्होंने कहा था। और बाद में उसके लिए उसामा बिन लादेन के लिए इन्होंने उस जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब जो थे आपके कराची के, ये अगेन इंटीरियर मिनिस्टर थे, इनको कंधार भेजा गया था कि जय मुल्ला उमर को राजी करें कि उसामा बिन लादेन को रिपेट्रिएट करें टू यूएसए। ये 2000 की बात है। तो वो उसको यूएसए को हवाले करने पर तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा सऊदीज या इजिप्ट या किसी और थर्ड मुस्लिम कंट्री को मैं अगेन हवाले करने को तालिबान तैयार थे, अमेरिका को नहीं देंगे। सो वो डील रुक गई थी। दैट्स अनदर स्टोरी, फिर किसी वक्त करेंगे। बल्कि वो स्टोरी मैं नहीं दी हुई है, मुझे पता, मैं डान में था, बड़ा रोला पड़ा था उस वक्त। अच्छा। हाँ, वो एक और कहानी है, फिर किसी उस पर बात करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा इनको कि आपने इनको फांसी नहीं देनी, इनको हैंग नहीं करना। अच्छा। सो इन्होंने शायद अपनी कंफर्मेशन लेने के लिए, मतलब जनाब मुशर्रफ के लिए इतना ही काफी था कि जनाब बिल क्लिंटन ने कह दिया कि नो, बिल क्लिंटन को अभी भी था कि नहीं, कि ये ना हो कल को दरमियान में जैसे भुट्टो के साथ किया, रातों रात उसको लटका दिया। तो उन्होंने बाद में ये कहा, अब इसमें वो बुक में तो नहीं कह रहे, लेकिन इससे पता यही चल रहा है जिस तरह की मुलाकात हुई है कि जनाब कि मेरी मुलाकात जो है ना चीफ जस्टिस से भी कराई, मुझे उससे भी अगर उस एश्योरेंस चाहिए। नो, आप देखें ना कि बिल क्लिंटन ने कितना पर्सनल जाके इस मामले को हैंडल किया, टैकल किया। तो बाद में जब यहाँ पे प्रेसिडेंसी में मौजूद थे, उनका मतलब उनका लंच वगैरह जो भी खाना पीना हो रहा था, उसी वक्त बिल क्लिंटन साहब जो है वो रेस्ट रूम, जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया जिसको हमारे यहाँ वॉशरूम कहें, टॉयलेट वट एवर जो भी कहें, वो वहाँ पर गए यूज़ करने के लिए। तो पीछे से ये चीफ जस्टिस ये भी चले गए इरशाद हसन खान साहब। तो अकॉर्डिंग टू द बुक 5 मिनट इनकी गुफ्तगू हुई है जिस पे बिल क्लिंटन इनको यही बात की है कि नवाज शरीफ साहब को आपने हैंग नहीं करना। उन्होंने अश्योर करा जी बिल्कुल कोई ऐसी सच बात नहीं है। सो उसके बाद उन्होंने सऊदीज इन्वॉल्व किए, कतरी, लेबनीज, और जो डील हुई नवाज शरीफ साहब को लेकर, तारीख तो रही है कि जो है इन्वॉल्व रहती है। अब सवाल इसमें एक और है इंपॉर्टेंट, क्या जितना पर्सनल लेवल पे बिल क्लिंटन ने एफर्ट्स की टू रेस्क्यू नवाज शरीफ एंड ही डिड, क्या ये जो ट्रम्प साहब जिसको इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है पूरी की पूरी पीटीआई ने, पार्टी ने, हाँ। तो क्या वो इतनी पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे और जनाब आसिम मुनीर साहब को कोई मैसेज भेजेंगे, कोई मुलाकात करेंगे, या कहेंगे एनवाई के जरिए किसी अपना बंदा भेजेंगे कि जनाब के इमरान खान साहब जो है ना इनको आप उसी तरह रिहा करें, रिलीज करें जैसे नवाज शरीफ साहब करें। सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रम्प साहब जो कहते हैं मेरे बड़ा दोस्त हैं, तो मेरे बड्डी हैं, तो मेरे फलाने, क्या अपने बड्डी के लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाएंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा ही अहम दिन है, ट्रंप की हल्फ बर्दारी जो है उसकी तकरीब आज थी। और क्लासेस साहब, थोड़ा सा मैं ट्रंप के दौर पे भी आपसे पूछना चाहूँगी। कहा जाता है गैर रिवायती हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, आपके ख्याल में पहले के मुकाबले में अब, और उसकी झलक वो अभी हल्फ लेने से पहले ही थोड़ी बहुत दिखा चुके हैं, सीज़ फायर का क्रेडिट वो ले चुके हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो उन्होंने कहा है मैं आते ही जो है वो पास कर दूंगा। आपके ख्याल में पहले वाले दौर से ज़्यादा एग्रेसिव ये दौर होगा उनका? मेरा ख्याल अब की दफ़ा वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ जीते हैं, ज़्यादा बिग मार्जिन से जीते हैं, अगेंस्ट ऑल प्रेडिक्शन जीते हैं। पूरा मीडिया उनके खिलाफ था, लेफ्ट की मतलब जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो उनके खिलाफ थे। कमला हैरिस ने मैच बना लिया था, उनको लेट उनको मिला, एंड कमल वाज कैरिंग द बैगेज ऑफ जो बाइडन, क्योंकि उनकी नैब सदर भी थी उनके साथ, फिर बहुत सारे फैसले भी थे, उनके पास स्पेस नहीं थी कोई बढ़के मारने की, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारे यहाँ मतलब है एक टिपिकल सियासी बढ़के मारने की, वादे करने की, से एनीथिंग यू वांट टू लाइक। तो इनके पास स्पेस नहीं थी बिकॉज के वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके पास स्पेस थी
कि वो कुछ भी कह सकते हैं, और उन्होंने कुछ कहा भी से, जो उनको आता गया वो ट्रम्प साहब कहते गए। ये अलग बात है कि उन्हें आने से पहले 2-4 चीज़ें जो थी, जो वादे किए थे, उन्होंने पूरे किए। मसलन ये जो सीज फायर हुई है गजा में, आज ही मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, वन मस्ट रीड इट, जो बड़ी उन्होंने फुल पेज आज दी है कि सीज फायर कैसे हुई है इसमें गजा में, इसराइल में। तो वो भी ट्रम्प को वैसे क्रेडिट देना चाहिए आफ्टर रीडिंग दैट स्टोरी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ी है। तो उसमें इन्होंने ही, इनके जो वहाँ पे गए हुए थे, इसमें अच्छा उसमें मज़े की बात उसमें ये है, थोड़ा इस पे बात कर लेते बिफोर कमिंग टू इस पे ट्रम्प की पे उस प्रेसिडेंसी पे, जो उसमें उन्होंने डिटेल्स लिखी हैं कि ये इनके कोई उनको 12 जून के बाद इनके सीरियस इनके एफर्ट शुरू हुए हैं। तो एक वहाँ पे जो नुमाइंदा था वो जो बाइडेन का था, ये मुज़ाकरात जो हो रहे थे गजा में और इनकी तरह हमास और इनकी तरह इसराइल में, एक जो बाइडेन साहब ने अपना भेजा हुआ था, एक ट्रम्प साहब ने भेजा हुआ था। अच्छा, ये दो थे जो काम कर रहे थे वहाँ पे। और इंटरेस्टिंगली चीज़, जो फ्लोर थे वहाँ कतर में, जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें ये डिफरेंट फ्लोर पे थे। इसराइली एक और फ्लोर पे थे, हमास के लोग और फ्लोर पे थे, दरमियान में अच्छा तीसरे चौथे फ्लोर पे फिर ये मतलब अमेरिकन बैठे थे, फिर दोहा वाले बैठे थे, और दरमियान में जो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंट हो रही थी वो आपस में फेस टू फेस नहीं बैठे थे, ये इसराइली और हमास। अच्छा, दरमियान में जैसे हमारे यहाँ नहीं होते, इधर से कतर का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बड़ी मोहम्मद बिन, मेरा ख्याल है ये थानी जो है, उनकी बड़ी उन्होंने तारीफ की थी कि उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है इसमें पूरे मुज़ाकरात को आखिरी लम्हे तक ये मतलब डेड लॉक से बचाया गया। तो दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंट ये वर्ब वो हो रही थी, एक यहाँ मैसेज लेके जाता था पहले इसराइलीज के पास, अच्छा इसराइली फिर बात करते थे उनसे नेतन्याहू साहब से, फिर ये जाते थे हमास वालों के पास, हमास वाले अपने जो ग्रुप से उनसे बात करते थे, और इसी तरीके से ये मतलब मैनुअल होता रहा है, नॉट कोई फेस टू फेस नहीं होता रहा। तो दरमियान में आखिर पे ये चीज़ें फंस गई थी, लास्ट मोमेंट पे ये नेतन्याहू जो है ना वो बात चीज़ों पे अड़ गए थे। वो ये कह रहे थे फ़लस्तीनी जो है ना ये वो दें, उनको नाम दें जो अपने इनके वो हैं, इनके प्रिजनर्स हैं जिनको रिलीज करना है। अच्छा, उस पे फिर जो उस वक्त अगेन जो इनका था, इनका नुमाइंदा था इनका ट्रम्प का, तो देन ही यूज्ड ट्रम्प पावर। फिर उसने नेतन्याहू और उनको कहा कि भाई साहब ये ट्रम्प का हुक्म है, ये करना है, यू हैव टू। सो ये जो डील थ्रू हुई है इसका क्रेडिट वाकई ये ट्रम्प जो है ना ले सकते हैं, जो बाइडेन इसलिए नहीं ले सकते कि भाई साहब 1.5 साल से आपके दौर में वार शुरू हुई थी और फिर 1.5 साल में 47-50 हज़ार बंदा मारा गया। अगर आप रुकवाना चाहते, करना चाहते तो पहले करा लेते। सो ट्रम्प के मतलब है राइटली ही कैन क्लेम कि ये जो उस गजा में ब्रेक थ्रू हुआ है ये मेरी वजह से। और स्पेशली जो थ्रेट की थी ना उन्होंने कि जिस दिन मैंने वो बनना है प्रेसिडेंट बनना है 20 को, उससे पहले ये रिलीज होने चाहिए, एटलीस्ट उसने एग्जीक्यूट किया। अब इस चीज़ ने अमेरिकन के दिल में मेरा ख्याल है ट्रम्प के लिए इज्जत भी बढ़ाई होगी, उनको फख्र भी फील हुआ होगा यार इस बंदे ने जो वादा किया था, पहला वादा तो बड़ा पूरा कर दिया। सो बिग जो उसका सबसे बड़ा जो वादा था, जो ह्यूमन एक मतलब कैटास्ट्रोफी हो रही थी, डिजास्टर हो रहे थे, लॉसेज हो रहे थे, वो तो गजा की वार थी नंबर 1। अगला जो बिग वो चैलेंज है वो यूक्रेन का है। अब क्या जिस तरीके से इन्होंने उसको आगे इसराइलीज को हैंडल किया ट्रम्प ने या इनके जो वहाँ पे उसको निगोशिएट करने वाले थे, तो क्या प्यूटन जो है वो उसी तरह की वो शख्सियत, प्यूटन का भी अपना एक स्टाइल है, वो भी हम देखते हैं, इधर से ट्रम्प साहब हैं उधर से प्यूटन साहब हैं। हाँ। तो क्या प्यूटन जो है वो इनके न बुली करने में, इनकी थ्रेट करने, इसराइल को दबाने में और इन रशिया को दबाने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो जो बिग चैलेंज है बड़ा मेरा ख्याल है इनके लिए ट्रम्प साहब के लिए वो यूक्रेन है। गजा वाज इंडीड एक बिग ह्यूमन वहाँ पे डिजास्टर हुई है, ह्यूमन अर्जेंसी की मतलब लॉसेस थी, फेयर इनफ, लेकिन यूक्रेन पूरे यूरोप के लिए हमें। सो इससे बड़ा जो मेरा ख्याल है मैच पढ़ने वाला है ना इनके लिए, इनके ट्रम्प साहब के लिए, वो यूक्रेन है। तो क्या उसी तरह बुली कर सकते हैं उसको प्यूटन को? अच्छा, अगरचे दोनों का बड़ा वो कहते हैं कि इनकी बड़ी बॉडी लैंग्वेज, तल्लुकात, ये वो। अच्छा अगर रशियन भी थके हुए हैं जंग से, जहन में रखे मौका बड़ा अच्छा है, दोनों साइड थकी हुई है। वो जो उसमें ज़ेलेंस्की साहब थे जो संभाले नहीं जा रहे थे, जिनको सब समझा रहे थे कि भाई साहब ना दीवार को टक्कर मारें, बल्कि उनको सब ने कहा कि मत करें, आप नेटो में मत जाएं, नहीं जाने देगा रशिया। उन्होंने बर्बादी कराई, तबाही करवाई। अब वो वही कहते हैं कि जनाब कि मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं, तो बेशक रशिया जितने इलाके हमने इस रशिया ने कब्जे में लिए हो ना वो भी रख ले, सीज फायर करे। अच्छा रशियन भी थके हुए हैं। सो इस वक्त दोनों साइड जो है ना वो थकी हुई, फटीग ने। सो थोड़ा सा भी इनकी तरफ से इंटरवेंशन ये हो गया अमेरिकन की तरफ से और इसकी ट्रम्प की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी ब्रेक थ्रू जो है ना वो पॉसिबल। एक चीज़ की वैसे यूरोपियन को दाद दें, हमारे पाकिस्तान इंडिया को जो है ना ये 10-10 दिन 15-15 दिन लड़ते हैं मैक्सिमम, उसके बाद सीज फायर हो जाती है, एक दूसरे सुलझ हुई, जो कि अच्छी चीज़ है। शहरों पे हमले भी नहीं करते, एक दूसरे के शहर ही मारते। यूरोपियंस की एक वो जो आदत है ना, जिस मुझे वो बड़ी वो कहते हैं डराती है, ये कई साल लड़ते हैं।
वर्ल्ड वार फर्स्ट देख लें, मतलब 1914 से शुरू हुई, 5 साल जारी रही, आपकी 1919 तक 20 तक जारी रही। वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुई, वो 6-7 साल जारी रही। अच्छा, मेरा ख्याल था यूक्रेन की वार जो है, मतलब मैक्सिमम खुदा ना वो ये था कि हफ्ता, महीना, 15 दिन। अभी देखें जनाब, उनके 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए। सो ये जम के बड़ी लंबी लड़ते हैं, पूरी तबाही करते हैं, बंदे मारते हैं, लाखों करोड़ों से काम नहीं जाते। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार देखें, आपने लाखों करोड़ों लोग मार दिए। अभी भी नंबर्स उनके देख लें दोनों साइड से। सो बेस्ट मौका है, दोनों साइड थक चुकी हैं, बंदे एक दूसरे के मार के, और इतनी बड़ा दुख होता है लोगों की उनकी ट्रेजेडीज देख के। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये इन्होंने अपनी, ट्रंप ने ये भी कहा अपनी कि मुझे तेज रफ्तार और ताकत जो है वो बहुत पसंद है, और लोग जो है वो इस चीज को कभी नेगेटिव भी ले लेते हैं, लेकिन तेज रफ्तारी हमने देखा जिस तरह से सीज फायर करा दी, आपने बताया कि कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने, और ये अर्जेंसी भी थी, इट वाज द नीड ऑफ द टाइम। और ताकत का इस्तेमाल जो है वो भी वो खुलेआम करते हैं, ही सेज कि ही लव्स पावर एंड ही लव्स पावरफुल मैन। तो एक उनमें जो क्वालिटी देखी, उसको क्वालिटी कहेंगे कि एक डिप्लोमेसी तो उनको आती है, क्योंकि चाइना की जब हम बात करते हैं, जितनी भी मुखालफत हो, कुछ भी हो, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को जो है वो इनवाइट किया, जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं हम वहाँ पे टैरिफ लगा देंगे, हम उनकी चीज़ें नहीं आने देंगे। तो ये क्वालिटी भी ट्रंप में नज़र आ रही है। तो नॉट नेसेसरीली कि दुनिया के लिए ट्रंप दौर जो है वो बहुत ही बुरा या नेगेटिव साबित हो, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के लिए फॉरेन फ्रंट पे भी है और लोकल फ्रंट पे भी। हमने लोकल फ्रंट पे भी बात नहीं की, आते हैं फॉरेन फ्रंट पे देख लेते हैं कि आपने वहाँ पे कनाडा को अभी से बुली करना शुरू कर दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट भी आप ले रहे हैं कि जनाब हम कि हमारी वजह से इस्तीफा दिया है, डर के मारे। उसको कहते हैं तुम सूबा बन जाओ तो तुम्हें मतलब $200 बिलियन की तुम्हें टैक्स के वो कंसेशन पड़े। ग्रीनलैंड का भी बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिल जाओ, पनामा की भी बात कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब का तो बॉर्डर इस वक्त वो पूरी दुनिया के साथ मिलाना चाहता है। अगरचे तो ये इनके अमेरिकन के बारे में मशहूर है कि अमेरिका का बॉर्डर हर एक पूरी दुनिया के साथ बॉर्डर जो है ना, अगर कोई मुल्क शेयर करते हैं ना पूरी दुनिया के साथ, वो अमेरिकन करते हैं। वजह ये थी कि हर जगह जाके इंटरवेंशन करते हैं और हर जगह इनके अपने इंटरेस्ट है, वट एवर। सो इनका बॉर्डर तो पूरी दुनिया के साथ है। अब वो इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। मतलब कौन सा मुल्क होगा जो उसको, अगर कनाडा को अपना सूबा बनाना चाहेगा, ग्रीनलैंड में मिला लो, फलाना में मिला लो। अच्छा, दूसरा फिर आपने उसमें यूक्रेन का फ्रंट भी देखा, फिर चाइना वाला फ्रंट है, फिर जर्मनी के साथ अभी इनके आने वाले हैं। फिर आपने नेटो को, आपको याद होगा पिछली दफा नेटो को इन्होंने कहा जी हम आपके पैसे क्यों दें भाई, आपके अगर हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है आप हमें पैसे दें। ऑलरेडी नेटो जो है वो इनसे कंफर्टेबल नहीं है। और आपको याद होगा कमला हैरिस ने जो इनकी डिबेट हुई थी, उसने पता क्या कहा था, इसको टांट किया था। वहां में दुनिया के बहुत सारे उन लीडरों से मिलते हैं, कोई भी तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहता, तुम तो इतने नापसंदीदा हो लोगों के लिए। तो उससे देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या खौफ है, क्या स्केयर है। यूरोप में ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रंप साहब वहां पे कह रहे हैं, टैरिफ की बातें हो रही है, मैं एक दो आर्टिकल पढ़ रहा था, यूरोप तो ज्यादा डरा हुआ है, स्पेशली नेटो जो है वो ज्यादा डरा हुआ है। ट्रंप साहब जहां पे लोकल लेवल पे, जो अभी अनवर साहब से बात हो रही थी, अनवर इकबाल साहब से, कि लोकली तौर पर बड़े वहां प्रॉब्लम आने वाले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम फिर बाद में बात करेंगे। तो इस वक्त उनके फॉरेन फ्रंट भी उन्होंने खोले हुए हैं, हर जगह महाज खोला हुआ है जनाब अली, वो भी उन्होंने खोले हुए हैं। अब देखते हैं तमाम महाज पे एक एक करके कैंसिल लड़ते हैं। ये सिर्फ बातें ही हैं या फिर जो है वो बातें तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगती, नहीं वो उसमें से नहीं लगता, बातें करने से ज्यादा वो मुझे एग्जीक्यूशन लगता है। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।